अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले के मामलात के हवाले से कराची में जो कल वाक़या पेश आया कराची यूनिवर्सिटी में, उसकी हम बात करेंगे। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई तहकीकात इस हवाले से सामने आए, कोई अपडेट सामने आए। कल ये वाक़या पेश आया था तो इस बारे में हम एक सैर हासिल किस्म की बहस कर सकें कि ये जो शोरिश है बलूचिस्तान में क्यों थमने का नाम नहीं लेती, इंसर्जेंसी और बढ़ती जा रही है। और अब हालात इस नहज पर पहुँच गए जो वाक़या कल पेश आया, जिसमें तीन जो चीनी बाशिंदे थे उनको अटैक किया गया और एक उन समेत एक उनके जो ड्राइवर थे, वैन ड्राइवर, वो उन तीनों ही उस मौके पर जाँ बहक हुए। और ये जो वाक़या है इस पर वज़ीर आज़म और इस वक्त वज़ीर दाखिला भी कराची में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने भी इसकी मुकम्मल तफ्तीश का ऐलान किया हुआ। आज इसके ऊपर ये जो अपडेट्स आई मैं क्विकली वो शेयर कर देती हूँ। एक तो इस धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FIR के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने कबूल की है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफ़ात शामिल की गई हैं। साथ ही ये भी अब इतलात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस कराची शहर के और मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क भर में छापे मार रहे हैं। 2 अफराद को हिरासत में इस सिलसिले में लिया गया है। फिर वो जो मुलजिमा थी खुदकुश हमला आवर, उसने जिस रिक्शे में वो पहुंची थी, वो रिक्शा ड्राइवर जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया। फिर एक और फुटेज सामने आई थी, इसमें एक और खातून से उसको बात करते हुए देखा जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। फिर रात तक जो तफसीलात मजीद इस खुदकुश हमला आवर के हवाले से सामने आई वो भी बड़ी होशरुबा थी, जिनके हवाले से एक बड़ी बहस इस वक्त चल रही है। ये खातून के बारे में बताया जाता है, खुदकुश हमलावर खातून के बारे में, कि 6 माह पहले वो अपने शौहर के साथ कराची शिफ्ट हुई थी, आला तालीम याफ्ता थी। उस खातून ने वो अभी MPhil कर रही थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में सरकारी साइंस टीचर भी थी और तालीम बलूचिस्तान में ही मुकम्मल की थी। उसके जो शौहर हैं उसके हवाले से भी अब इत्तलात हैं कि उसके लिए के हवाले से भी कुछ रिपोर्टर्स ये भी बात इस वक्त ज़राए से कर रहे हैं कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो इसका मास्टरमाइंड हो सकता है, वो भी कराची में मौजूद था और अभी कुछ कंफर्म नहीं कि उसको गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। बहरहाल ये एक ऐसा वाक़या था कि खुदकुश हमलावर खातून होना और उसके बाद जिस किस्म के जो कुछ तस्वीर भी सामने आना, उनके शौहर की तरफ से भी एक मैसेज उस मौके के ऊपर आया, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात तो ख़राब थे, बड़ी दफ़ा कोशिश भी की गई बातचीत के हवाले से, लेकिन अब इस नहज तक कैसे पहुँच गए मामलात, हम प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो यही कि कैसे पहुँच गए इस नहज तक, दूसरा ये कि इतने सारे जो दौर रहे इससे पहले इस मुज़ाकरात के, बातचीत के, वो क्यों जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सके और वे फॉरवर्ड अब आगे क्या है। अब जिस लेवल पर मामलात पहुँच चुके हैं, इसके बाद क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि चीज़ों को कुछ वापस कंट्रोल में किया जा सके। हमारे साथ प्रोग्राम में है शहजाद चौधरी साहब, आपसे हम पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर जो है और दीगर मामलात आप गहरी नज़र रखते हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर जांजेब जमालदीनी रहनुमा है BNP मेंगल के, आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं अपनी जमात के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और शहजाद साहब आपका भी। कुछ ही देर में हमें शहरबाज खेतरान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, वो भी माहिर हैं इन इशूज़ के, रिसर्च फेलो इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ के। मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि और मुख्तलिफ हवालों से मैं आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आपका सियासी पहलू तो इसमें होगा ही शामिल, लेकिन आप ख़ुद भी इन मामलात में एक विक्टिम रह चुके हैं। आपके साहिबजादे का क्वेटा में जो अटैक हुआ था लॉयर्स पे, उसमें उनका की शहादत होना, फिर आप एक बलोच भी हैं, इस मामले को समझते भी हैं और वो सियासी उस जमात से भी ताल्लुक़ है जिनका अभी हालिया तौर पे भी आप लोगों की PTI में इत्तेहादी होना और अब जो इस वक्त एक हुकूमती सेटअप है उसमें भी आप इत्तेहादी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये हालात इस नहज पर कैसे पहुँच गए और इनको जो मुज़ाकरात होते रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी उनकी तरफ से एक बड़ा फ़ंड भी जारी किया गया, आपने उनके सामने मामलात रखे, अभी भी जो हुकूमत है उसके सामने भी 2-3 बड़े मुतालबात आपकी जमात की तरफ से रखे गए, लेकिन ये जो कल वाक़या पेश आया है, ये आपकी नज़र में किस वजह से मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं? शुक्रिया जी मोहतरमा, अगर आप मुझे 2-3 मिनट देंगे अनइंटरप्टेडली तो मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान के मसले सूबा खुद मुख्तियारी से बलूचिस्तान की बुनियादी डिमांड थी कि भी हमें भी जो है इस मुमलिकत खुदादात में वो हकूक दिए जाएं जो दीगर सूबों के लोगों को हासिल है। मैं जो है ना नेता जो है ना नहीं कमजोर नहीं, बल्कि मैं एक रिच यानी अमीर तरीन बलूचिस्तान का मालिक हूँ, मेरे लोग भी उसके मालिक हैं। जो मेरे घर से चीजें पैदा होती हैं उसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। शुरू से जो है ना, जब से जो है ना पाकिस्तान बना उसके बाद से सिलसिला जारी था।
लेकिन आप एक चीज नोट करवाएं जिसपे जो है ना अक्सर हम जो है ना उस पे बहुत ही करते हैं, उस पे कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते कि यही लोग, मैं बार बार अपने इंटरव्यूज में ये कहता हूं कि यही लोग कल जो है ना एमएनए भी थे, सेनेटर भी थे और एमपीए थे, आज आजादी ख्वाह क्यों बन गए? इस पे जो है ना असल में हमें तफ्तीश कर लेनी चाहिए, कमीशन बैठना चाहिए और मुकम्मल तौर पे इसे जो है ना मंजरेआम पे लाना चाहिए कि भाई वो क्या हालात थे जिसकी वजह से अहल बलोचिस्तान इस हद तक नफरत करने लगे हैं कि उन्होंने इस मुल्क से दूर रहने की जो है ना इब्तिदा शुरू की। शुरू से हम कहते चले आ रहे हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के एक जो है ना अदना से काकुर की हैसियत में हम कहते चले आ रहे हैं, खुदारा इस मसले को उन दिनों में जो है ना बातचीत से हल करवाएं, बाहमी तौर पे मिल के इनके जो है ना ग्रीवेंसेस दूर करवा दें ताकि जो है ना ये भी अपने को बेहतर पाकिस्तानी समझ सके और ये जो फिक्र और ख्याल इनका है उस ख्याल से जो है ना ये इज्तनाब करे। लेकिन हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। अक्ले कुल लोग अपने को समझते हैं और जो फैसले कहीं या किसी कोने में करते हैं वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा आकिल हम हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जाहिर हम सियासी कारकुन की हैसियत में हमारी एक दरख्वास्त थी, पिछले हुक्मरानों से भी हमने ये बातें की। हमने जो है ना 6 पॉइंट अपने मोहतरम जो है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने भी रखी और बार बार उन्हें कहा कि बाबा इस पे आप तवज्जो दें वरना ये हालात जो है ना काबू से बाहर होंगे। फिर कल आप जो है ना मुझे पूछेंगे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पूछेंगे, मैं तो जो है ना दोनों तरफ से मारा जा रहा हूँ। मैं जब सियासत करता हूं तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप इस्लामाबाद के लोग हैं, आप जो है पार्लियामेंट ज़दा है, आप इस काबिल नहीं है कि आप पे एतबार किया जाए। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो है इस्लामाबाद के हमारे दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना उनके पॉलिटिकल विंग्स हैं। तो जाहिर हम तो सैंडविच भी बन गए। तो इन हालात में तो हमें एक ही काम करना था, तो हमें एक ही काम करना था कि हमने बुनियादी बातें उनके सामने रख ली कि खुदारा नफरतें कुछ ज्यादा बनती जा रही हैं, लोग जो है ना कुछ ज्यादा ही मायूस हो रहे हैं। बेहतर यह है कि कम से कम मिसिंग पर्सन का मसला आप हल करवा दे और जो कंट्रोल डेमोक्रेसी बलूचिस्तान में नाफिज है पाकिस्तान के बनने के बाद से, इस पे आप काबू पा लें ताकि आसानी हो। लोग जो है ना जिसे वोट दे दे उसे जो है ना वो अपना रहनुमा चुन के जो है ना उसे इख्तियार दिला दे। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, मैं आती हूँ जब दोबारा डॉक्टर साहब मैं कता कलामी की आपसे माजरत में शहजाद साहब को भी इंक्लूड करना चाह रही हूँ जो आप बात करें। मैं आपसे सियासी जमातों के रोल के हवाले से भी एक बड़ी बहस है, आपकी अपनी जमात के हवाले से मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगी तो आपसे इस पर पूछूंगी। शहजाद साहब, अब मैं चाहूंगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमें बताएं कि आप इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं। एक तरफ हमें यह भी मालूम है, कुछ अरसे से कहा जा रहा था कि इस किस्म के वाक़यात की का एक खदशा मौजूद था। लाहौर में अनारकली में जो वाक़या पेश आया उसको भी BLA ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ये वाक़या आपके लिए हैरत अंगेज था कि जिस तरीके से खातून हमला आवर ने ये खुदकुश हमला किया है और जो इसकी अभी तक तफसील सामने आ रही है? देखिए, हैरानकुन या अनएक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा। वजह यह है, बदकिस्मती हमारी ये है कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ क्लियर और वाज़ेह लाइंस बिछा दी गई हैं। और वो लाइंस क्या हैं कि कुछ ग्रोह हैं, कुछ ग्रोह BLA है, BRA है, BRF है, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, 3-4 इस तरह की तंजीमें हैं जो कि अपने आप को अलल ऐलान पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन ठहराती हैं, बल्कि गिनती हैं, कहती हैं, अलल ऐलान कहती हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत की दुश्मन है। अच्छा, अब चीनियों पे हमला करना जो है, जहाँ जहाँ पे मिले, कराची में मिले, कहीं और मिले, दासू में मिले, जब उनको चीनी मिलते हैं तो या तो वो चाइनीज़ के ऊपर इसलिए अटैक करते हैं कि इसका असर फिर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पे पड़ता है, यानी वो बलोचों को तो, या बलोच नाराज़ बलोचों को तो डायरेक्टली कोई इतना अफेक्ट ना करे, पाकिस्तान और चीन की दूरी जो है, लेकिन ये ज़रूर कर सकती है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वो कौन है जिसको इसका फ़ायदा पहुँच रहा है? पहली बात तो ये सवाल हमारे दिमाग में। दूसरी बात ये है, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की रियासत ही उनकी दुश्मन है, तो फिर भले जहाँ पे उनको सॉफ्ट टारगेट्स मिले, कभी वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिल जाते हैं बलूचिस्तान में, कभी वो कराची में आके किसी और जगह पे मिल जाते हैं, तो इस तरह से उन सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर अटैक करना अब उनका हदफ बन चुका है। तो अगर हम इस पैराए में बात को देखेंगे तो हमें पता होगा कि पाकिस्तान की जो रियासत है, जो पाकिस्तान की कौम है, वो इस वक्त बदकिस्मती से कुछ ऐसे ग्रोहों के साथ नबर्द आजमा है बलूचिस्तान में, जो कि समझे भी अपने जाते हैं लेकिन हैं भी दुश्मन। तो ये जो दरमियाना जो सिलसिला है, जहाँ पर आप अपने भी हैं लेकिन दुश्मन भी हैं और पाकिस्तान पे वार भी करते हैं,
ये मामलात को बहुत थोड़ा और गंभीर और कंफ्यूज कर देता है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत को इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की रियासत अगर कंफ्यूज होगी और ये हाथ हल्का रखेगी और पीछे रुकेगी और कहेगी मैं पाकिस्तान की रियासत के जो 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 कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसमें पुलिस है, उसके अंदर बाकी इदारे हैं, उसमें फौज है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से सर पे नज़र नहीं कर सकते। तो एक तो एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट जो जमालुद्दीन साहब ने बात की, अब इनसे ज़्यादा बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव और क्या होगा, कौन होगा? बीएनपी मैंगल से भी बढ़ के कोई हो सकता है बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव। अब बीएनपी मैंगल के, क्योंकि जमालुद्दीन साहब तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और हमारे सामने मौजूद हैं, ये तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, ये भी अपने आप को नाराज बलोचों में शुमार करते हैं। अख्तर मैंगल साहब भी शायद करते होंगे या शायद नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी जितनी तनकीद है जो है वो पाकिस्तान की रियासत पे है और 100 बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, पाकिस्तान को छोड़ के नहीं गए। लेकिन जो छोड़ के चले गए जी वो शायद अब पाकिस्तानी नहीं रहे। तो दूसरी बात, जब अब तक 75 साल में जितनी हुकूमतें आई, सिवाय शायद मार्शल आई दिनों के अंदर, बाकी जब भी सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं बलूचिस्तान में वो बलोचों की ही रही हैं। बलोच ही वजीर आला रहे, बलोच ही गवर्नर, लेकिन कितनी बलोचों को ही। शहजाद साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जो हुकूमतें रही, शहजाद साहब मैं वापस आके दोबारा यहीं से बात आपसे आगे करूंगी। जो हुकूमतें रही उनके पास जी आप कर लें कंप्लीट। जी एनएफसी अवार्ड उन्हीं के पास गए, पैसे उन्हीं के पास गए। तो अब अगर पैसों से मसला हल होना है तो पैसे भी उनके पास जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से, हाल में अब तकरीबन 8-10 साल हो गए जब ये फैसला हुआ था कि तमाम सूबे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया करेंगे, नहीं दे रहे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया करेंगे। तो बाहर सूरत कहने का मतलब यह है कि ये रियलाइजेशन हकूक़ आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान वगैरह सब चीज़ अपनी जगह पे कायम है। तो फिर क्या वजह है कि हमारे जो वहाँ पे लीडरान हैं, सियासी लीडर्स हैं जो कि पाकिस्तान की पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बलूचिस्तान की पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्यों वो काम नहीं कर पा रहे जो कि उनको करना चाहिए? और वो नाराज़ हैं तो उनको मनाएं, अगर वो पाकिस्तान के दुश्मन है तो उनको फिर उस तरीके से डील किया जाए। सही। मैं एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। शहबाज खेतरान साहब ने भी अब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आके मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूंगी। हम ओवरऑल, क्योंकि बलूचिस्तान पे जब बात होती है तो हमें बहुत से पहलुओं के हवाले से, स्टेट और सियासी जमातें दोनों के हवाले से इस चीज़ को देखना होता है, जो कि बड़ा डिबेटेबल एक इशू है। तो वापस आकर कोशिश करते हैं बात को वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें कराची यूनिवर्सिटी में जो कल वाक़या पेश आया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। अब इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसमें भी इस बात का इजहार है, जो FIR है उसमें, कि ये कलदम जो दहशतगर्द तंजीम है BLA, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। शहबाज साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी शहजाद साहब से भी बात हो रही थी, एक तो आपकी नज़र में ये वाक़या जिस तरीके का है, चाइनीज़ टीचर्स को टारगेट किया गया। अब अगर ये वाक़या भी कराची यूनिवर्सिटी में, कराची शहर में पेश आया, CPEC से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं था इनका, तो ये एक सिम्बॉलिकली उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है इस तंजीम ने इस वाक़े से? फिर इसमें खातून की तरफ से खुदकुश हमला करना, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि ये जो कल का वाक़या पेश आया है, ये इसको कितनी अहमियत की नज़र से देखने की ज़रूरत है? शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसमें जो मैसेजिंग है वो चाइनीज़ को मैसेज देना था कि उनको डिस्करेज करना था कि यहाँ से वो बलूचिस्तान से स्पेशली कि वहाँ से वो छोड़ जाएं CPEC को। तो ये अगर वो CPEC का हिस्सा नहीं भी थे, लेकिन मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी इसकी, जो उनका पर्पज़ था वो अचीव हो गया। दूसरा ये अलाउमिंग है कि आप इतनी एजुकेटेड, और बलूचिस्तान में ऐसा है कि ख़वातीन को बहुत ही कम, मतलब वो सोशल मीडिया के हद तक तो हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस बलूच ग्रुप्स, लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरह उनको कन्विंस करना और फिर ये सुसाइड बॉम्बिंग होना, ये एक बहुत अलार्मिंग और मुख्तलिफ चीज़ सामने आई है। दूसरे शहजाद साहब बता रहे थे कि हमेशा बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, उनकी गवर्नमेंट रही है। मासूम के साथ जो इस्लामाबाद से पिक एंड चूज़ होता है ना, ये इंटरफेरेंस जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, तो बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस है वो यही इसी तरह एक बैड और पुअर गवर्नेंस रहेगी। उसकी वजह से ये होता है कि जो चीफ मिनिस्टर रिसेंटली चेंज हुआ है, अब जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सर्व कर सके, तो आपने उस पर ज़्यादा ओवर बर्डन कर दिया उसको। वो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला आपने, जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे इस लिहाज से, क्योंकि उनको चीज़ों को पता था।
वजह ये बनी कि लेकिन ये तो उनकी जमात के बारे में भी ख्याल इसी किस्म का जाहिर किया जाता था, पिक एंड चूज़ वगैरह के हवाले से कि कौन सी जमात कैसे रातों रात सामने आ गई या जो भी हुआ। तो इसकी क्या एक वजह रही है, ये जो सियासी तौर पे जो मामलात हैं हमेशा से? अनफॉर्चुनेटली इसका ये तक एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है ना, ये इस्लामाबाद से इसको कम या ख़त्म होना करना पड़ेगा। आपको ये कम करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास सलूशन नहीं है कि आप 2 महीने में पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी कर देते हैं, फिर वहाँ जो इलेक्शन में इंटरफेरेंस होती है। आप एक जेन्युइन लीडरशिप को आगे क्यों नहीं आने देते? क्योंकि अगर एक जेन्युइन लीडरशिप आएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो लोकल उसको इलेक्ट करेगा, इंस्टेड ऑफ आपको कोई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कोई और इस्टेब्लिशमेंट या कुछ और अनासर उसको सपोर्ट करें एक मेंबर को इलेक्शन जितवाने में या उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पॉलिटिकल उसमें पार्लियामेंट में, तो उससे मेरे ख्याल में मसले और ज़्यादा बढ़ेंगे, हल नहीं होंगे। अगर आपने हल की तरफ जाना है तो जेन्युइन लीडरशिप, लेट देम विन द इलेक्शन एंड कम टू द पार्लियामेंट। लोग उनकी खुद अकाउंटेबिलिटी कर लेंगे जो उनको इलेक्ट करेंगे। सही। मैं डॉक्टर साहब से, मैं शहजाद साहब के पास ये बात आपकी लेके जाऊंगी, मैं भी जमालदीनी साहब के पास जाऊंगी। सर आप ये कहिएगा, अभी खान साहब के साथ भी इत्तेहाद आप लोगों का रहा, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बात हुई उनकी तरफ से, जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया, दावा किया गया कि काफ़ी फंड्स भी जारी किए गए थे। लेकिन अब रिसेंटली जो अभी वाली हुकूमत है उनके साथ हमने देखा कि फिर हलफ भी उठाए गए मिनिस्ट्रीज़ के, काफ़ी हद तक एक इसके ऊपर बलूचिस्तान से नौजवानों का बड़ा एक रिएक्शन आ रहा था कि आप कैसे शामिल हो गए उनके साथ। मिसिंग पर्सनस का जो मामला है उस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, या फिर एक पीसफुल सेटलमेंट के हवाले से बलूचिस्तान के मामले की एक गमो गुस्सा देखा गया। उसी हवाले से खबरें यही बनी कि कुछ 2-4 दिन लगे आप लोगों को डिसाइड करने में और मामला तय होने में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात का क्या एक ओवरऑल रोल रहा है अभी तक? आपने क्या कोशिशें की हैं इस हवाले से? देखें जी, मैं एक चीज बता दूं कि ये जो वाकया है यह निहायत ही अफसोसनाक है। हम इसकी मजम्मत भी कर चुके हैं और अब भी इसकी मजम्मत करते हैं। हम किसी भी नहते इंसान की किसी भी मतलब फिक्र से जो ताल्लुक रखता हो या किसी दूसरे मुल्क का शहरी हो, अगर उस पर कोई इस तरह की पुरतशद्दुद जो है ना हमला हो और उसे जो है ना शहीद किया जाए, हम उसकी मजम्मत कर चुके हैं, अब भी करते हैं, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पे जो है ना लोग इसे सरसरी देखते हैं। जब भी हम इस सब्जेक्ट को जो है ना आगे लेके आते हैं तो जैसे कि जो है ना एक ऐसी बात है अपने कंधों से लोड फेंक देना किसी दूसरे पे। जैसे कि अंदाजा हो, अगर देखना कल फौरी तौर पे कोई कहेगा कि इसमें जो है ना राह या मसाद या फलाना शामिल है, देखे ना कोई भी शामिल हो, आप ये मौके क्यों देते हैं? इतने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हमारे पास हैं जो हमारे टैक्स पेयर्स के जो है ना पैसों पे पलते हैं, और इनके बाद भी जो है इस तरह के वाकयात होते हैं। बॉर्डर जो है ना आपने सील भी करवा दी है, फेंसिंग भी करवा दी है, उसके बाद मैं आपसे डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना मैं ये कि तय क्या हो रहा था आप लोगों के दरमियान? एक दफा खान साहब की हुकूमत के साथ आप लोग रहे, वो दावे कर रहे हैं कि हमने बड़े फंड्स, तो आप लोगों की जमात क्या किरदार अदा कर रही थी कि मामलात में कोई बेहतरी आए? बेशक वो इदारे हो, हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट। जी, हमारी बात असल में हमारी बात न कोई टेलीविजन सुनता है, न कोई एंकर सुनने की कोशिश करता है, न उस पर कोई कंसंट्रेशन हुकूमत की तरफ से होती है। मैं ये बताऊं, इतनी सी बात मैं कहता हूं कि बुनियादी तौर पे ये है कि भाई क्या जरूरत है कि बलूचिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी है। आप अपने मकसद के और ख्वाहिशात के तहत एक ही हफ्ते में पार्टी बना देते हैं, एक ही हफ्ते में उसकी जो है ना वोटर्स तैयार करते हैं, एक ही हफ्ते में उसके फंड्स तैयार करते हैं, और चौथे हफ्ते में जो है ना इलेक्शन करवा के उसे इख्तियार दे दी जाती है, और उसके बाद उसी पार्टी में जो है ना रिफ्ट पैदा हो जाता है, वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बट जाती है। तो आप जो है ना ये अमाल करके लोगों में जो है ना नफरत के बीज तो खुद बो रहे हैं। इससे जो है इज्तनाब किया जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई जिसे जो भी वोट दे दे आप उसे हुकूमत करने दे, वो यहाँ से बलूचिस्तान को काट के मरीख ले जाने से रहा, वो उसे कहीं और लेके नहीं जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि भी हमने फंड दिए, भाई जितने भी फंड 18th अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे आते हैं, ये कंट्रोल डेमोक्रेसी के जो भी लोग कामयाब होते हैं, कहते हैं कि एक सितारा है जिसे जो है ना ब्लैक होल कहते हैं। हमारे पैसे तमाम जो है ना जमीन पे नहीं दिखते, ब्लैक होल में जाती हैं। तो ब्लैक होल से रोकने का तरीका मेरे पास तो नहीं है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास या मेरे रहनुमाओं के पास। हम तो आज जोड़ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से कह चुके हैं कि खुदारा इस मसले को हल करवा दे। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में, उसके बाद से हम कहते चले आ रहे हैं कि बाबा ये डायलॉग से इस मसले को हल करवा दे। बाद में हमने इमरान खान साहब से ये बातें हमने की, उसने जो है बिल्कुल इनकी अहमियत ही नहीं दी।
और अब भी हम जो ये कहते चले आ रहे हैं, आज भी हम ये कहते चले आ रहे हैं, खुदारा इस मसले पे बातचीत ओपन करवा दे और आप एक ट्राइब्यूनल बिछवा दे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे अरबों रुपए लोग जो चुरा के लेके गए, अगर यहाँ पे जो ना 50 लाख रुपए आप खर्चा करवा के सेमिनार, सिंपोजियम और वर्कशॉप करवा के अहले बलूचिस्तान की बातें सुने, उनके दानिश्वरों को बुलाएं, प्रोफेसर को बुलाएं, पॉलिटिकल दोस्तों को बुलाएं, अगर लेकिन से जो नहीं चाहते उनको भी बुलाएं, ताकि मसले को हम हल तमाम बातें जी, वरना ये मसला हल नहीं होगा। ये बिल्कुल अहम बात है डॉक्टर साहब, हम हल ही की बात करना चाह रहे डॉक्टर साहब हैं आप। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एंकर्स भी नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के इशू पे बात हो, इसीलिए हमने आज ये टॉपिक रखा है और आपको इस खास तौर पे इसमें मदऊ भी किया है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आके शहजाद चौधरी साहब का कमेंट इस बारे में शामिल करेंगे। मैं वे फॉरवर्ड की बात करना चाहूँ, पहले वाली बातें तो तमाम हो गई, अब कोई गुंजाइश है जो कल वाकया पेश आ गया उसके बाद की बेहतरी हो सके, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात करें कल कराची यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़े की, जिसकी साथ साथ अब तफसीलात सामने आना शुरू हो चुकी हैं। शहजाद चौधरी साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, अब उसमें एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बलूचिस्तान में जो करप्शन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर रहती है। जैसी जैसी स्टोरीज़ वहाँ से हमें सुनने को मिलती हैं, जो फंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता और असल कॉज के लिए, और क्या क्या तरीक़ाकार वहाँ पर बने हुए हैं। फिर इसके अलावा जो नौजवान हैं वो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत इफेक्टेड रहे, और फिर जो एक उनके सामने बयानिया पेश कर दिया गया कि आपके हुकूक पर डाका मारा जा रहा है, तो अब वो इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। एक तरफ ये मामला था, दूसरी तरफ हुकूमतें किस तरह की वहां पर रहती रहीं, क्या ये इन सब चीज़ों ने ऐड ऑन किया है? जिस तरह डॉक्टर पहले शहबाज साहब भी बात कर रहे थे कि वहां पे जो हुकूमतें रहीं वो कहा जाता था मंजूर नज़र इस्लामाबाद या पिंडी की यहाँ से बनाया गया और हटे किस बुनियाद पर वो भी मालूम नहीं हो सका, कोई सीएम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। कौन कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, इसका बहस दर बहस चलना तो कोई माने नहीं रखेगा, लेकिन बाहर सूरत ये कह देना कि ये कोई और इसका ज़िम्मेदार है। मुझे ये बताइए, कोई सरदार वहाँ का, कोई कबीले का सरदार इतने सारे अरसे में कोई बहुत ज़्यादा उसने कमज़ोर हो गया हो फाइनेंशली, कोई उसकी एसेट्स में कमी वाक़या हो गई हो, गुर्बत देख ली हो, उस तरीके की गुर्बत जो कि वहाँ का एक आम ट्राइबल आदमी देखता है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे तो ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल वहाँ पे उसने सस्टेन किया हुआ है चंद लोगों को सिर्फ, जो कि वहाँ पर अपनी हैसियत को जमा के बैठे हुए हैं। तो ब्लैक होल ढूंढना मुश्किल नहीं है। सेक्रेटरी साहिबान वहाँ से पकड़े जाते हैं, उनके घरों से क्या कुछ नहीं निकलता, कितनी गाड़ियाँ, कितने रुपए, कितने डॉलर्स और क्या कुछ वहाँ पे कितने जेवरात नहीं निकलते। बहरहाल दैट असाइड, ऑन अ लाइटर नोट, वो हमारे साथी कह रहे थे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर यहाँ से बंद हो जाए, तो असल में इमरान खान भी यही शिकायत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब यही शिकायत कर रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी एक सवाल छोड़ता हूँ यहाँ पर कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं, मिसाल के तौर पे कभी डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब पहुँच जाते हैं वहाँ पे, अब उनको कौन लेके भिजवाता है वहाँ पे? कौन कहता है कि अच्छा हम ये जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की मुकम्मल तौर पे तब्दील करके रख देंगे? क़य्यूम सुमरो साहब का किस पार्टी से ताल्लुक है? वो भी सियासतदान है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो किस तरीके से इतने इन्फ्लुएंशियल हैं बलूचिस्तान के अंदर? वो क्या चीज़ है जो तब्दीली लेके आती है? तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जहाँ पे हो, लेकिन जिसको भी लेके आए वो उन्हीं लोगों में से, वही 70, 80, 100 बंदा है, जिसमें से 65 लोग चुने जाएंगे, 45 चुने जाएंगे जो कि असेंबली में जाके बैठेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आज इनकी बारी आई है तो ये सडनली बलोच होना बंद हो जाएंगे और कहेंगे कि हम किसी और की सुन रहे हैं, हम बलोचों की तरह नहीं सोचेंगे। बलोचों के मसाइल बलोचों को नहीं पता होंगे तो और किसको पता होंगे? हम यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में तो डिक्टेट नहीं कर सकते उनको कि उन्हें मसाइल क्या हल करने हैं। हम ये ज़रूर कर सकते हैं, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, और हम माजरत के साथ पैसों, किसी के पैसों पे पलते नहीं हैं। ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारी नौकरी है, ये हमारा काम है, ये हमारा जज्बा है, ये हमारा पैशन है, जिसके लिए आज भी हम खून देते हैं, इस धरती को खून देते हैं ताकि ये धरती कायम रहे, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। और रोज़ाना की बुनियाद पे हम खून और पसीना बहाते हैं। 35 साल की नौकरी की हुई है, हम जर्नल भर्ती नहीं हुए थे इन सर्विसेज के अंदर, हमने बड़ी बुनियादी लेवल के ऊपर से काम शुरू किया था और उसी तरीके से खून और पसीना बहाया था। तो बराए मेहरबानी बात करते हुए थोड़ा सा एहसास ज़रूर किया कीजिए। बहरहाल हम आते हैं उस चीज़ पे कि हल क्या होना चाहिए इस चीज़ का। सबसे पहली चीज़ जो है, जब तक वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वेस्टेड नहीं होगी इस मामले के अंदर, और वो ये नहीं हो सकता वो बोले कि मुझे पहले चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो तब मैं इन्वेस्टेड हूँगा, ये नहीं हो सकता।
पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि हर किस्म की लीडरशिप, चाहे वो असेंबली में है या नहीं है, उसको इन्वेस्टेड होना पड़ेगा। आपको याद है रिसेंटली ये जो बाप के अंदर, जो बाप पार्टी के अंदर तब्दीली आई, जाम कमाल साहब को हटाया गया, सबसे बड़ी शिकायत क्या थी कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलते। चीफ मिनिस्टर साहब से बात करने का मौका नहीं मिलता, हमारे फंड्स रोके हुए हैं, हमें फंड्स नहीं दे रहे। दूसरी बात क्या थी, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक अटैक हुआ, वहां पर जो चंद जगहों के ऊपर दो जगहों पे एक ही दिन में अटैक हुआ। सबसे बड़ी शिकायत क्या थी कि इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ हम बॉर्डर के ऊपर से अपना जो कारोबार है उसको जारी नहीं रख सकते। कारोबार क्या था आप पूछ लें, ये हमारे साथी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे समझदार हैं कि कितनी स्मगलिंग होती है वहां से तेल की, ईरान से। अब किस किस का उसके अंदर हिस्सा है, किस किस का रोका जाएगा, जो रोकेगा वो रुकने नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को मुबर्रा करके इन तमाम चीज़ों से इन्वेस्टेड नहीं होंगे, अपनी जो फौज का काम है, जो इंटेलिजेंस का काम है, ये काम करते रहना है। मैंने वाज़े तौर पे पहले कह दिया, 2 लाइन खिंच चुकी है। वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन है, वो दुश्मन है, उनको दुश्मन तो सबर किया जाएगा और उनको डील उसी तरीके से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं बिल्कुल मुकम्मल। लेकिन उस पे शहजाद साहब एक और चीज भी है, आजकल एक डिबेट है शहजाद साहब, सॉरी जो आप बात कह रहे हैं उसी पे, कि जो बलोच बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुल्क भर में कि बलोच स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं, पंजाब में, दीगर शहरों के अंदर भी, उनकी प्रोफाइलिंग होना, जनरलाइज करना, फिर किसी का मिसिंग हो जाना और पता भी ना होना कि वो हैं कहाँ, कुछ के कई साल से फैमिलीज इंतजार, इस हवाले से ग्रीवेंसेस ने ऐड किया है इन नौजवानों में। ये भी तो एक मौक़िफ़ है। इसका भी बहुत अच्छा जवाब जो है वो मतलब बन सकता है, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि मिसाल के तौर पे जब कल कराची वाले में मामला हुआ है, इनमें से कुछ लोग कुछ दिनों के लिए तो मिसिंग होंगे और फिर हम ढूंढते फिरेंगे उन लोगों को, ये कहाँ चले गए, लेकिन उनका तल्लुक निकलेगा इस कराची के ब्लास्ट के साथ। अच्छा, तो बहरहाल इसको एक साइड पे कर देते हैं, लेट्स लीव इट फॉर अ व्हाइल, बिकॉज़ ये पुराना मसला है, इसीलिए वो बात होती है। हाँ, इसी मालूम तो हो कि क्या है वो, ये जी हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। लेकिन मुझे बताइए, एमफिल के पढ़ने वाले लोग और डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, उस्ताद, क्या ये बात करने की अहलियत नहीं रखते? इनको बम ही फाड़ना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों की माओं को बम ही फाड़ना पड़ता है अपने जिस्म के साथ बांध के। वाई कांट दे टॉक? बात क्यों नहीं कर सकते? उनको चीनियों को क्यों मारना है? वाई शुड दे किल द चाइनीज? तो ये सवालात हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। मेरा शहजाद साहब, मेरा एक सवाल यही था कि यही मेरा सवाल है कि ये इस किस्म के जहनों को एक्सप्लॉइट ही किया जाता है तो एक एमफिल पढ़ी हुई खातून या एक पढ़ा लिखा नौजवान इस किस्म का कदम उठा लेता है, इंतहाई किसी भी सूरत में ना ही इसको कोई वजह करार दिया जा सकता है। लेकिन मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहूँगी कि अगर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए जिन मुहर्रिकात, जिन बातों को इस्तेमाल किया जाता है, उस हवाले से क्या हमें उस पर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है? खासकर ये एक मिसिंग पर्सन वाला जो इशू है, इस पर मैं अभी डॉक्टर साहब से भी ये कह रही थी कि इनकी जमात के बारे में मेरे बड़े बलोच नौजवानों का, इनका अभी मौजूदा हुकूमत में शामिल होने के ऊपर भी बड़े नहीं नापसंदीदगी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा हमारे असल इशूज पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इस हुकूमत में भी शामिल होकर। आई एग्री विद यू। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी रियासत से ज्यादा बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो लीडरान हैं, उनको बात करने की जरूरत है। उनको बात करनी चाहिए इन लोगों के साथ, क्योंकि उनकी बात वो समझेंगे, उनको वो बात समझा पाएंगे। पाकिस्तानी रियासत को तो उन्होंने दुश्मन तस्वर किया हुआ ना, तो पाकिस्तानी रियासत क्या बात करे? हम पैसे दे सकते हैं ना, पाकिस्तानी रियासत बैठ के तो पैसे देते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने उनको बुलाना है, मना, अगर वो मानते हैं, अगर वो नहीं मानते, देखिए बड़ी बुनियादी बात है, पाकिस्तान की रियासत का दिफा तो करना तो है ना किसी ने, वो तो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन क्या हम उनके साथ बात करके मामलात को बातचीत के साथ अगर रफा दफा होते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी बलूचिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज पे आती है। पाकिस्तान का जो वफाक है वो सिर्फ पैसे दे सकता है, वो आपकी जाके आपको शाबाश दे सकता है, वेल डन कह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के ये काम तो जिनका है उन्हीं को करना पड़ेगा। सही शहजाद साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आके मैं डॉक्टर साहब से भी, केतरान साहब से भी इसके ऊपर बात करूंगी कि वे आउट अब उनकी नज़र में क्या है। मैं डॉक्टर साहब से खास तौर पे जानना चाहूंगी उनकी जमात का अब आगे इस सिलसिले में क्या रोल होगा, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, अब उसमें हम इस आखिरी कुछ लम्हात है प्रोग्राम के, तो मैं क्विकली मैं चाहूँगी कि जो हमारे मेहमान हैं वो बात करें कि अब आगे इस वे फॉरवर्ड क्या है इस सिलसिले में। डॉक्टर साहब, आप पहले कहिएगा आपकी जमात का क्या अब रोल होगा आगे इस सिलसिले में? जो कल का वाक़या, आप समझते हैं कि उसके बाद मज़ीद आप लोग भी अपना किरदार अदा करने के लिए सामने आएंगे? क्या आप लोग इस हवाले से मज़ीद कर सकते हैं? और शहजाद साहब बातें कर रहे थे, अगर उस पर भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। जी, मैं
शहजाद साहब जो ना नहायत ही बेहतरीन आदमी है और उन्होंने जो ना जो बातें की है उनकी मैं कदर करते हुए एक बात मैं कहूँगा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई बेसिकली जो ना वजीर आला और जो है गवर्नर वगैरह तमाम बलोच रहते हैं, बलोच होते हैं बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं करता कि यही रहते हैं, लेकिन वो बलोच कौन होते हैं, किसके कंट्रोल में होते हैं, वो वाकई वो नुमाइंदे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं या सिलेक्टेड होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है ना पैसे दे सकते हैं। भाई पैसे देने की बात नहीं, आप पैसे कतन नहीं दे, जो चीजें अहले बलूचिस्तान की वहां से पैदा होती है उसमें अहले बलूचिस्तान का हिस्सा परसेंटेज के हिसाब से दे दे तभी वो खुश होते हैं। और साथ ही साथ 52 में गैस निकली, पूरे पाकिस्तान में उसकी तरसील हुई, अहले बलूचिस्तान उससे महरूम है। साहिल समंदर की दौलत से अहले बलूचिस्तान महरूम, जेर जमीन दौलत से अहले बलूचिस्तान महरूम है। साइंदक के प्रोजेक्ट में 2% बलूचिस्तान का, बाकी तमाम जो है ना गैर मुल्कियों का। अब रेकोडिक की भी जो है इसी तरह सौदा कर दी गई और कहा गया है कि रेकोडिक बेच के हम अपने जो कर्जे उतारेंगे। भाई हम तो अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। हम जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने कहा था कि भाई हमें जो है ना आप मौका देंगे तो हम ये बात आगे लेके जाएंगे, लेकिन कोई आगे आया नहीं। यहाँ तक कि जो है ना पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इनके ये मुतालबात आप देख ले, इतने संजीदा और इतने आसान है, लेकिन कोई सुनने वाला उन दिनों में भी नहीं था। उसके बाद हम बार बार पिछले हुक्मरानों से कहते रहे कि खुदारा इसे डायलॉग करवा के इस मसले को आप हल करवा दें। हम जो है ना बेबस है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमें कोई सुनता नहीं है, ना आप सुनते हैं हमें, नहीं वो हमें सुनते हैं। तो बेहतर ये है कि कोई इस तरह के जो है ना बीच का रास्ता निकलवा दें ताकि हम इस मसले को हल करवा सके, लेकिन वो भी नहीं सुनते। कल इमरान खान भी ये नहीं सुनते थे, 2 साल तक हम उसके जो है ना साथी रहे। और आज के बाद मुझे जो है तवक्को तो इस हुकूमत से है कि शायद ये मौजूदा हुक्मरान कुछ संजीदा लोग हैं, इनमें जो है ना कुछ अच्छे लोगों की जो है ना कुछ बहुतात मुझे दिखती है। शायद ये इस मसले को जो है ना संजीदगी से लेके डायलॉग ओपन करवा के दोनों अतराफ को वो आपस में बिठा के इस मसले को हल करने की कोशिश करें। वरना जो है ना बातों की जहां तक का ताल्लुक है, मैं भी 2 घंटे बोल सकता हूँ, शहजाद साहब भी बोल सकते हैं, केतरान साहब भी 10 घंटे बोल सकते हैं। हाँ, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है डान टीवी के तहत एक मुकम्मल जो है ना सेमिनार 3 दिन 4 दिन वाला आप करवा दें, उसमें हम आके अपनी बात करेंगे और शहजाद साहब अपनी बात करें, दीगर दोस्त अपनी बात करें। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना किन की बातों में सदाकत है, किन की बातों में ज्यादती है या गलती है, ये क्लियर होगी। मैं बिल्कुल सही है ये आपकी, आप ये समझते हैं कि ये एक इस वक्त हल हो सकता है और इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे खेतरान साहब, क्या ये जो भी डिमांड्स हैं ये काबिल अमल डिमांड्स हैं, इनके ऊपर आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर कोई बातचीत हो सकती है, या फिर अगर नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जिस तरह का ये जो वाक़या पेश आ गया है वो उसमें गुंजाइश अब नहीं रहती है कि ये इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात उससे आगे निकल चुकी है? मेरे ख्याल में स्टेट को ना अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करना पड़ेगी कि या तो फिर आप डायलॉग करें या आपने अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करना है वो इख्तियार करें। इसमें सेकेंडली जो ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो रिजीम चेंज के साथ आ जाते हैं, तो वो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से काम नहीं होगा, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। वहाँ से जब अब इतना ज़्यादा फ़र्क हो गया है कि एक बलूचिस्तान में जो अमीर और गरीब है, तो गरीब आदमी को कोई होप स्टेट से है ही नहीं, वो उसको कोई उम्मीद ही नहीं है कि स्टेट भी नामी कोई चीज़ है। फिर स्टेट को ये करना पड़ेगा कि एक आम बलोच स्टूडेंट या कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है उसको जज करना, उसकी लॉयल्टी को पहले ही जज कर लें, आप सस्पेक्ट कर लें, तो वो भी ख़त्म करना पड़ेगा। वो भी इतना लॉयल हो सकता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ जितना कोई पंजाब का रहने वाला या किसी और सूबे का रहने वाला हो सकता है, वो उससे ज़्यादा हो सकता है बलूचिस्तान का। तो आपको ये चीज़ें सारी ख़त्म करके फिर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अगर आपने अपनाना है, अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो सबसे बड़ा ये होगा कि जितने मिसिंग पर्सनस हैं ना उनको आप रिलीज़ करना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा और इसके बाद ये डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने हल की तरफ आना है तो ये करना ताकि उनके पे एक जवाब भी ना रहे कि ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर किस बेसिस के ऊपर हो रहा है, उन वजूहात को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि खत्म करना होगा। आपको जवाब खत्म करना पड़ेंगे, जो उनका आर्गुमेंट है, जिनके बेसिस पे ये सब कुछ हो रहा है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिलसिला रुकेगा नहीं, यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शहरबाज खेतरान साहब आपका, शहजाद आपका, और डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हम देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये मामलात किस तरीके से डेवलप होते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ अगर जाएं, पहले कई दफ़ा हो चुके हैं, तो कोई उसका नतीजा इस बार निकले जो हमें अमली तौर पे होता हुआ नजर आए। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।